जेट हेल्थ केयर, ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ खुलने जा रहा है। पहले मैं थोड़ा कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे दूं, उसके बाद मैं आईपीओ की जानकारी दूंगा। 1968 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और 1920 में इस कंपनी 2020 में इस कंपनी का नाम रखा गया ब्लू जेट। इनोवेटर, फार्मा और मल्टीनेशनल जेनरिक कंपनियों के लिए प्रोडक्ट्स बनाने का कारोबार करती है। मुख्य तौर पर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इंटरमीडिएट्स और साथ ही हाई इंटेंसिटी स्वीटनर और एपीआईस, ये 3 खास कारोबार है इस कंपनी के, और कंपनी के पास है 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी। आइए पहले आईपीओ की जानकारी दूं। 25 तारीख ये है इशू खुलने की तारीख, और यहाँ पर कल आईपीओ खुलने जा रहा है जो कि 27 तारीख तक खुला रहेगा। 3 दिन के लिए आईपीओ रहेगा। प्राइस बैंड 329 से 346 रुपये रखा गया है। 43 शेयरों के लॉट साइज में आप अप्लाई कर सकते हैं। 840 करोड़ की जो इश्यू साइज है, पूरा का पूरा 840 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के द्वारा शेयर बेचे जा रहे हैं। मुलाकात करवाता हूं कंपनी के 2 टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक तो हमारे साथ है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शिवेन अरोड़ा साहब, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और 2015 से आप कंपनी के बोर्ड में हैं। 30 साल की आपकी उम्र है। बॉन्ड यूनिवर्सिटी गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया से आपने बिजनेस में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। फाइनेंस, मैक्रो मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मामलों की जिम्मेदारी शिवेन अरोड़ा साहब की है। कंपनी के COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर VK सिंह साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मार्च 2022 से सर कंपनी के साथ हैं। IIT कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड नई दिल्ली से आपने इंटरनेशनल बिजनेस में मास्टर्स किया है, और देश की विदेश की दिग्गज फार्मा कंपनियों के साथ काम करने का VK सिंह साहब का लंबा गहरा अनुभव है। स्ट्राइड्स, एमक्योर, RPG लाइफ, रैनबेक्स जैसी कंपनियों में वो बड़ा लंबा काम कर चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आपका आईपीओ कल खुलने जा रहा है। पहले तो आप लोगों को दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले अरोड़ा साहब आपके पास आता हूं। जानना ये चाहता हूं कि चूंकि आप आईपीओ जो ला रहे हैं 840 करोड़ का पूरा ऑफर फॉर सेल है, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा, और एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स ही शायद मेरे ख्याल से इसमें हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इसकी वजह क्या है, और क्या कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं वो भी बेच रहे हैं, या सिर्फ प्रोमोटर्स? नमस्कार अनु जी, थैंक्स फॉर हैविंग अस। सो ये प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है। 1968 से शुरू हुई थी, फैमिली ओन्ड कंपनी है, एंड इसमें इस टाइम हम डाइल्यूशन 14% का कर रहे हैं। एंड अभी तक जैसे मैंने कहा कि ओल्ड कंपनी है, लेगेसी बिजनेस है। जो भी केपेक्स हम करने वाले हैं कंप्लीटली इंटरनल अक्रूवल से करने वाले हैं। डेट फ्री कंपनी है, एंड फाइनेंशियल कैपिटल मैनेजमेंट की भी कैपेबिलिटीज कंपनी ने ठीक दिखाई हैं। हमारे रोसी नंबर्स नॉर्थ ऑफ 30% हैं। हिस्टोरिकली एसेट टर्न्स भी 5.6 रहे हैं। तो ये केपेक्स साइकिल हम इंटरनल अक्रूवल से फंड करेंगे सर। ओके, तो 840 करोड़ का आईपीओ, लेकिन इस आईपीओ के बाद भी अरोड़ा साहब आपकी प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 86% रहेगी, राइट सर? तो क्या वो भी आपको आगे चलते हुए 75% तक लानी होगी? कब तक? यस, अगले 36 महीनों में वो लानी है। एंड जिस तरीके से हमारा बिजनेस मूव कर रहा है, अगर वही ट्रेजेक्ट्री मेंटेन करी तो फिर एक लार्ज केपेक्स राउंड करने की उम्मीद है। ठीक बात है। VK सिंह साहब, जरा कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए। एग्जैक्टली आपकी कंपनी क्या करती है, किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है और किसे बेचती है? थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स। देखिए, हमारी कंपनी जो है वो एक बुटीक इंटीग्रेटेड CDMO है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। और हमारी मिड कैप साइज में बहुत कम कंपनीज हैं जिनके पास ये बेंच टू बल्क कैपेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी केमिकल जो है वो मिलीग्राम से लेकर के मल्टी टन्स तक सप्लाई कर सकते हैं, अपने R&D से, किलो लैब से, पायलट प्लांट से, और जो इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन है। हमने ये बिजनेस, जैसे शिवेन जी ने बताया भी कि वी हैव अ लेगेसी ऑफ मोर देन 50 इयर्स। ये बिजनेस शुरुआत हमने करी हाई इंटेंसिटी स्वीटनर से, जो एक परफॉर्मेंस केमिकल है। उसमें मास्टरी करने के बाद और उसमें एक बहुत ही ब्लू चिप क्लाइंटेल एस्टेब्लिश करने के बाद, जहां पर हम हुज हु FMCG इंडस्ट्री के और हुज हु जो बिगेस्ट कंपनीज हैं बेवरेज इंडस्ट्री के, और जो बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको ये हाई इंटेंसिटी स्वीटनर सप्लाई करते थे। उसके बाद हमने एक सेकंड बिजनेस वर्टिकल क्रिएट करा जो कंट्रास्ट मीडिया का था। कंट्रास्ट मीडिया जो है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको और दर्शकों को कि ये डाइज होती हैं जो बॉडी में जाती हैं, और इनको इंजेक्ट करा जाता है बॉडी में, और इनका पर्पस ये होता है कि एक अंदर जा कर के कंट्रास्ट क्रिएट करेंगी। ये ओपेसिफायर्स की तरह काम करती हैं, और उससे रेडियोलॉजिस्ट को एक इमेज
बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर लीजन है, कहाँ पर इशू है, उसकी क्लियर इमेज मिलती है। तो ये बहुत काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, क्लोज टू $6 बिलियन इंडस्ट्री है। इसमें पूरी पूरी मल्टीनेशनल और इनोवेटर कंपनीज इसको डोमिनेट करती हैं, और हम इन इनोवेटर कंपनीज को जो कंट्रास्ट मीडिया है उसके इंटरमीडिएट्स सप्लाई करते हैं, जिसमें की स्टार्टिंग मटेरियल्स भी सप्लाई करते हैं और एडवांस्ड इंटरमीडिएट भी सप्लाई करते हैं। एक हमारा तीसरा बिजनेस वर्टिकल भी है जहां पर हम फार्मा इंटरमीडिएट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देते हैं। जब मैंने कंट्रास्ट मीडिया की बात करी तो ये मेडटेक इंडस्ट्री का पार्ट है, जो ओवरऑल प्रिसिशन केयर का पार्ट है, और ये इमेजिंग कंपनीज को हम इंटरमीडिएट सप्लाई करते हैं। जो हमारा तीसरा वर्टिकल है फार्मा इंटरमीडिएट वाला, उसमें हमारा फोकस फार्मास्यूटिकल कंपनीज को है, जिनको हम क्रॉनिक थेरेपीज के अंडर पैटर्न जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एडवांस्ड इंटरमीडिएट सप्लाई करते हैं। तो ये तीनों ही बिजनेसेस हमने वर्टिकल्स जिस तरह से बनाए हैं, और हमने जिस तरह से ये प्रोडक्ट सेगमेंट्स चूज करे हैं, और उसमें जो प्रोडक्ट्स चूज करे हैं वो ऐसे हैं जहां पर जेनेरिक कंपटीशन नहीं है। तो हम लोग काफी हाई एंट्री बैरियर वाले सीडीएमओ मॉडल में हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इस हमारी कैटेगरी में हमारे पियर्स आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। तो काफी एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो सिंह साहब आप ये कह रहे हैं कि क्या इसमें एंट्री बैरियर्स चूंकि मुश्किल है, कोई और लिस्टेड कंपनी है इन प्रोडक्ट्स में या कोई नहीं अभी? इसमें लिस्टेड कंपनी और कोई नहीं है। अच्छा, ओके। और अनलिस्टेड है तो वो थोड़े से अनऑर्गेनाइज वैसे वैसे वाला मामला है, मतलब बड़ी कंपनियां नहीं है। बड़ी कंपनियां इसमें नहीं है, कोई भी बड़ी कंपनी नहीं है, और छोटी कंपनीज भी जो हैं वो उनका स्केल शायद बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये पूरा पूरा इनोवेटर और एमएनसी ड्रिवन सेगमेंट है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अरोड़ा साहब आपसे राय दो चीज़ों पर लेना चाहता हूँ। एक और जहाँ आपकी बिक्री, जो आपका रेवेन्यू है वो काफ़ी विदेशों से आता है, जो 78% आपका यूरोप से, जो विदेशों से जो रेवेन्यू आ रहा है उसमें, यानी कि यूरोप पे डिपेंडेंस काफ़ी, और वहीं रॉ मटेरियल आपको खरीदना होता है वो भी बाहर से, चाइना से काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो ग्लोबल अनिश्चितता का माहौल है, और स्पेशली जब चाइना के साथ आपके डीलिंग्स हो तो थोड़ा सा लोगों को वो टेंशन भी रहता है। तो क्या कितना आपका ट्रेड चाइना से और बाकी ग्लोबल मार्केट से है, और उसको क्या कुछ कम करने का प्लान है, या फिर ये बिजनेस ही ऐसा है कि इसी के साथ चलना पड़ेगा? बेसिकली हमारी चाइना डिपेंडेंस काफ़ी रिड्यूस होने वाली है आगे जाके, अभी भी ओके। कम है कंपेयर टू दी केमिकल कंपनीज। एंड हमने कॉन्शियस एफर्ट लिया है जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं लोकली सोर्स करने का, एंड आगे जाके भी हम कोई बैकवर्ड इंटीग्रेशंस करने वाले हैं जिससे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। रही बात सेल्स कंसंट्रेशन यूरोप में होने के कारण ये है कि जो भी हम इंटरमीडिएट्स बनाते हैं ये एक ग्लोबल इनोवेटर्स को जाता है, जो 4 कंपनियां हैं बेसिकली जो ग्लोबली 75% मार्केट शेयर होल्ड करती हैं। तो ये उनके जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं वो यूरोप में कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड इसी का यही कारण है कि हमारे इंटरमीडिएट्स वहाँ सप्लाई होते हैं, पर जो वो एंड फॉर्मुलेशंस और एपीआई बनाते हैं उन ज्योग्राफीज में वो ग्लोबली सप्लाई होते हैं। बात है। तो ऑप्टिकली लगता है कि यूरोप में कॉन्सेंट्रेटेड है, बट वर्ल्ड वाइड हमारे इंटरमीडिएट्स यूज हो रहे हैं इस फॉर्मुलेशंस के लिए। ठीक बात है। अरोड़ा साहब एक और सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। पिछले 3 साल के जो डेटा है मेरे पास, फाइनेंशियल डेटा, आपकी सेल्स में बहुत बढ़िया ग्रोथ है, अच्छी मजबूत नज़र आ रही है, मुनाफा भी बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन मार्जिन्स आपके लगातार नीचे आ रहे हैं। ग्रोस मार्जिन 60% से 48% आए हैं, नेट मार्जिन आपके, एबिटा मार्जिन 41% से 30%। इसकी वजह क्या है, और क्या लेवल्स पर आपको लगता है कि रीजनेबल मार्जिन आप मेंटेन करेंगे? So last year was bad because of chemical prices. Across segment में सेक्टर में देखेंगे तो तकलीफ आई थी, एंड फ्रेट चार्जेस का भी इम्पैक्ट था। बट Q1 FY24 देखें तो हमने एक सिग्निफिकेंट रिकवरी की है इन द मार्जिन प्रोफाइल, एंड वी शुड बी बैक टू आवर लेवल्स ऑफ FY22. EBITDA should be in the range of 35%. ठीक बात है। 35% के आसपास की EBITDA रह सकते हैं, जो आपके पास जो पहली तिमाही के नतीजा हैं उसमें 32.5% के आसपास के रहे भी हैं। सिंह साहब एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ ट्रेड रिसीवेबल्स को लेकर। 150 करोड़ से कम थे वित्त वर्ष 2021 में, और पहली तिमाही में ये धीमे धीमे बढ़कर 225 करोड़ रुपए के आसपास है। इसकी कोई खास वजह, और क्या लेवल्स पर आपको लगता है कि ये मेंटेन रह पाएंगे? देखिए, जो बिजनेस मॉडल है हमारा, उसमें हम
थोड़ी इन्वेंट्री जो है वो फैक्ट्री पे मेंटेन करते हैं, कुछ ट्रांजिट में रहती है, कुछ हम एक वेयरहाउस मैनेज करते हैं कस्टमर के बहुत नज़दीक। तो हमारे थोड़े इन्वेंट्री लेवल ज़्यादा रहते हैं, और जो क्रेडिट साइकिल्स हैं वो थोड़े पार्ट ऑफ द बिजनेस के लिए वो इलोंगेटेड क्रेडिट साइकिल्स हैं। तो उसकी वजह से आपको ये ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे थोड़े ज़्यादा दिखेंगे। लेकिन अगर आप देखें, हमने जो ऑफर फॉर जो जो ऑफर डॉक्यूमेंट हमने फाइल करा हुआ है, हमारे डिलेज या बैड डेट्स एकदम नील हैं, ज़ीरो हैं। तो मतलब रिसीवेबल्स की सर्टेनिटी बहुत हाई है, क्योंकि हमारे क्लाइंट सारे एमएनसीज हैं। आगे जाते जाते जैसे जैसे हमारे कुछ कुछ हम लोग डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कंट्रास्ट मीडिया के अंदर। अभी हमारा फोकस आइडेंटिटेड स्पेस में है, जो कि 3 क्वार्टर्स ऑफ द बिजनेस होता है, आई मीन 3 क्वार्टर्स ऑफ द मार्केट है। और जो 1 क्वार्टर है वो गैडोलिनियम है। जैसे हम उसमें एडवांस कर रहे हैं, एक नए सेगमेंट में जा रहे हैं, और जैसे हमारा जो फार्मा इंटरमीडिएट वाला वर्टिकल है ये स्केल अप होगा, तो ये जो परसेंटेज है रिसीवेबल्स का, एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एज अ परसेंटेज ये ऑलरेडी ये करेक्ट होने लगेगा। बढ़िया। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी और अगर आपके रिसीवेबल्स उन्हीं लेवल पर मेंटेन है तो फिर ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अरोड़ा साहब, एक और सवाल मेरा ये है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 आपके फ्री कैश फ्लो काफ़ी मजबूत थे, 70-75 करोड़ की रेंज में, लेकिन वित्त वर्ष 2023 में पहली बार नेगेटिव नजर आए 6 करोड़ के आसपास। इसकी क्या वजह है और क्या कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो बनाने की सिचुएशन में है? बिल्कुल सर, आई थिंक काफ़ी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत हेल्दी है कंपनी की। एंड नेट कैश देखेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वो नॉर्थ ऑफ 250 करोड़ हैं कंपनी के बुक्स में। एंड आप देखेंगे हमारा जो केपेक्स साइकिल रहा है 2018 से लेकर 2022 में, हमने अपनी कैपेसिटी 4 गुना बढ़ाई है। एंड हमने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में ये भी इंडिकेट किया है कि हम कैपेसिटी और 50% ऐड करने वाले हैं, यानी कि 1000 केएल से लेकर 1500 केएल लगभग तक। तो ये हम हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यूज़ करेंगे। हम डेट फ्री कंपनी है। एंड ये कंप्लीटली फंडेड थ्रू इंटरनल एक्रूल्स होने वाला है ये केपेक्स साइकिल हमारा। अच्छा, जो लेटेस्ट कितना कैपेक्स करने जा रहे हैं सर, एक बार ज़रा फिर से बताएं। केपेक्स का एब्सोल्यूट नंबर हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में डिस्क्लोज नहीं किया है, ओके, बट जी, इनफ केपेक्स टू फंड दिस केपेक्स साइकिल। ओके। तो सिंह साहब, जो अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन, लगभग 70 से 75% कैपेसिटी पर आपकी कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, राइट? जी, मैक्सिमम कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप ले जा सकते हैं और उसके बियॉन्ड फिर नई कैपेसिटी की ही ज़रूरत पड़ेगी? देखिए ऐसा है कि हम जब कैपेसिटी लगाते हैं तो वो कस्टमर लॉक इन के साथ ही लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्म कमिटमेंट और डिमांड कस्टमर से है। उसकी वजह से क्या होता है कि द टाइम फ्रॉम कमीशनिंग ऑफ या ऑन स्ट्रीमिंग ऑफ द कैपेसिटी टू कमर्शलाइजेशन, वो जेस्टेशन या आइडल टाइम हमारा बहुत लो है। एंड दिस इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन आवर हाई एसेट टर्न्स व्हिच आर इन नॉर्थ ऑफ 5, वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। जहाँ तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात है, हमारा इंटरनल थंब रूल ये है कि भाई जब तक 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहुंचे तो नई कैपेसिटी आनी शुरू हो जानी चाहिए। तो उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी हम लोग 70%, 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे हैं, और हम लोग 50% कैपेसिटी ऑलरेडी इंक्रीज कर रहे हैं। और ये जो कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है ये कस्टमर लॉक इन और कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही हो रही है। तो अच्छा प्रोडक्शन रहेगा, अच्छी प्रोडक्टिविटी रहेगी, अच्छे एसेट टर्न्स रहेंगे। अ, अरोड़ा साहब, जो आपकी वित्त वर्ष 2021 और 2022 की जो आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट है, उसमें कुछ ऑडिटर्स और आपके बीच में कुछ जो एग्रीमेंट नहीं था सर्टेन स्टॉक के और इनके आइटम्स को लेकर, जरा एक बार समझाएं क्या वजह थी और क्या किस तरह से उसका आपने जवाब दिया है, वो जरा समझाएं। वर्किंग कैपिटल सैंक्शंस को लेकर आपने जो भी बैंक से लिए हैं उनमें जो आपने स्टेटमेंट दिए हैं उसको लेकर ऑडिटर्स ने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं, जरा इसके बारे में बताइए। ये थोड़े ऑपरेशनल रिलेज थे, कुछ मटेरियल इन नेचर नहीं है। एंड रिजॉल्व हो चुके हैं, नथिंग वर्थ मेंशनिंग। अच्छा, वो ओके। अच्छा सिंह साहब, एक और सवाल जो है क्लाइंट कंसंट्रेशन को लेकर है। आपके टॉप क्लाइंट जो है वो लगभग 60% आपके रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करते हैं। 5 कस्टमर्स 73% रेवेन्यू उनसे आता है। 10 कस्टमर जो टॉप हैं उससे 82%। क्या कंपनी की कोई प्लान है कि क्लाइंट कंसंट्रेशन आप कम करना चाहते हैं, और यदि हाँ तो कैसे? देखिए जो हमारा सबसे बड़ा वर्टिकल है कंट्रास्ट मीडिया का, जो 70-72% का टर्नओवर हमारी टोटल टर्नओवर में कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप उस इंडस्ट्री को देखें तो वो करीब करीब $6 बिलियन की इंडस्ट्री है, और वो सिर्फ
उसका 75 to 80% इनोवेटर डोमिनेटेड है। तो यहाँ पर अभी जनरसाइजेशन इस इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। ये काफ़ी क्लोजली हेल्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें कंट्रास्ट मीडिया डिवाइस के साथ जाता है तो काफ़ी ड्रग डिवाइस कपलिंग हो जाती है, तो जेनरिक कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर है। तो क्योंकि फ्रंट एंड मार्केट बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तो आपके पास इस इंडस्ट्री में ये ऑप्शन नहीं है कि आप 50 कस्टमर्स को बेचें। तो ये 4 ही कस्टमर हैं, और जो बड़े कस्टमर हैं जिनके पास 25% 50% मार्केट शेयर है फ्रंट एंड मार्केट का, और हम उन सभी कस्टमर्स को बेचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एक को बेच रहे हैं, वो सारे ही हमारे कस्टमर्स हैं। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनोवेटर कंपनीज हैं, जो इमेजिंग और मेडटेक के बिजनेस में 100 साल से ऊपर हैं। तो यहाँ पर कस्टमर कंसंट्रेशन का कोई ऐसा रिस्क हमें नहीं देखना चाहिए। इनफैक्ट और जितना भी हमारा बिजनेस है, उसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है कि देखा जाए कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बैक्ड है कि नहीं है। तो हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बैक्ड है, और ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनोवेटर कंपनीज हैं, ये हमें 12 से 18 महीने का फोरकास्ट और प्रोजेक्शंस देती हैं, जो कई कई केसेस में टेक और पे की तरह ऑपरेट करता है। तो ये कस्टमर कंसंट्रेशन हमारे बिजनेस मॉडल में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, इनफैक्ट ये स्ट्रेंथ है हमारी। आपकी स्ट्रेंथ वाली बात है। आखिरी सवाल अरोड़ा साहब आपसे, कल 250 करोड़ की आपकी एंकर बुक भी थी, अच्छे मजबूत नाम समझ में आ रहे हैं, जरा बताएं सर किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, किस तरह के फंड्स ने पैसा लगाया है? काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, बिकॉज एक यूनिक बिजनेस है। जैसे वीके जी ने बताया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ पेटेंट होने के बाद भी जेनरिक कंपटीशन नहीं आया, क्योंकि एक लार्जर सोल्यूशन है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री का, सीटी स्कैन एंड एमआरआई मार्केट का। तो काफ़ी अप्रिशिएट किया है इन्वेस्टर्स ने, काफ़ी टॉप म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज, लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स ने हमें सपोर्ट किया है, एंड एक लॉन्ग टर्म व्यू उन्होंने लिया है, बिकॉज एक यूनिक कंपनी आ रही है, बिकॉज ये एक मेडटेक इंडस्ट्री, एक फार्मास्यूटिकल्स के मेरे नज़र में एक स्टेप अहेड है, एंड दिस विल ग्रो। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन, एबिसन, आदित्य बिरला सन लाइफ जैसे दिग्गज फंड्स ने एंकर बुक में यहाँ पर पैसा लगाया है। अरोड़ा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब आपका भी शुक्रिया, आज आपका वक्त दिया आपने और आईपीओ के बारे में विस्तार से बातचीत की। आज से आईपीओ खुल चुका है, माफ़ कीजिए मैं पहले बोल दिया कि कल से खुलने वाला है। आज से आईपीओ खुल चुका है और ये अगले 2 दिन और खुला रहेगा। इसका विस्तार से हम आगे विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया और आपके आईपीओ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी।